और वहाँ इस अराजक सरकार के बारे में हम अपनी बात कहेंगे। अभी इस सरकार का अंतिम बजट सत्र कल समाप्त हुआ है। ये राजस्थान के इतिहास में पहला मौका है जब कोई सत्तारूढ़ दल अपने सत्र में विधायक दल की बैठक नहीं बुला पाए। पिछले 25 सितंबर को कांग्रेस विधायक दल की बैठक में जो त्यागपत्र देने का नाटक हुआ और कांग्रेस के आलाकमानों के दूत का अपमान हुआ और इस पूरे प्रकरण में मामला उच्च न्यायालय में चला गया और इस डर से सरकार अपने अंतर्विरोध के कारण से बिना विधायक दल की मीटिंग के, वरना हम बरसों से हमने परंपरा को देखा है, विधायक दल की बैठक बजट सत्र से पहले होती है। भारतीय जनता पार्टी ने जब भी मंगलवार आया, विधानसभा का सत्र आहूत रहता है, हम हर मंगलवार को बैठक करते हैं। हमारी 4 बैठकें अलग अलग समय पर हुई। अब सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के संगठन के मुखिया रहे सचिन पायलट भी मांग करने लग गए कि विधायक दल की बैठक होनी चाहिए। अभी सरकार ने 19 जिलों का गठन किया। इन 19 जिलों के गठन के लिए राम लुवाया आयोग बनाया। राम लुवाया आयोग की अंतिम रिपोर्ट पर सरकार ने राजनीतिक दृष्टि से बिना प्रशासनिक वैधानिकता को पूरा किए ये पहली बार 19 जिलों की घोषणा हुई है। लैंड रेवेन्यू एक्ट बना हुआ 1956 का, उसमें सरकार को सेक्शन 15 में जिला बनाने का अधिकार तो है, पर जिला तब घोषित किया जाएगा जब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956 की धारा 15(5) में जिले की सीमाओं का निर्धारण हो। ये पहला मौका है। जिलों की सीमाओं का पता नहीं और अभी भी कुचामन और डीडवाना दोनों जगह पर इस बात के लिए चर्चाएं चल रही है कि कुचामन जिला बनेगा या डीडवाना जिला बनेगा। कोटपुतली और बहरोड, इन दोनों में 35-35 किलोमीटर की दूरियां हैं। इनमें भी कसमकस है कौन सा जिला बनेगा। अब पर्यटक ये पूछता है कि राजस्थान की राजधानी किस जिले में है। जयपुर और जोधपुर जिला एक शहर के 2 टुकड़े बनाकर 2 जिलों को करना, ये पहले कभी नहीं हुआ। सीधा ग्राम पंचायत से दूदू को जिला बना दिया, खेड़ली को जिला बना दिया। मैं समझता हूं कि अपने खत्म हो चुके जन आधार को ढूंढने की ये कोशिश हुई है और आज इसके विरुद्ध में 1-2 जगह नहीं, राजस्थान के अंदर आज की तारीख में 7 अलग अलग शहर बंद हुए हैं। सुजानगढ़ तो लगातार तीसरे दिन बंद है। एक तरह से इस पुनर्गठन के साथ राज्य के अंदर वैमनस्यता का वातावरण बनाने का काम इस सरकार ने किया। ये पहली बार हुआ कि राजस्थान के अंदर चिकित्सक जैसे प्रबुद्ध वर्ग पर लाठीचार्ज हुआ। 2 बार लाठीचार्ज हुआ और सरकार ने, कल भी हमने कहा, आप अपनी संस्थाओं को, हमारी प्रीमियर संस्थाएं हैं, हमारे मेडिकल कॉलेज, वहाँ शिशुओं को कुत्ता उठा ले जाए, ब्लड बैंक से कुत्ता खून पी जाए, सोई हुई महिला की पलक उतर जाए आईसीयू के अंदर। अनेकों उदाहरण हमने कहा था पहले, अपने इस आधारभूत संरचनाओं को मजबूत करें। फैकल्टी है नहीं। मेडिकल कॉलेज जितने भी खोले गए हैं उसमें एक टोपी दूसरे पर इंस्पेक्शन आता है तो पूर्ति करने का काम करते हैं। और मैं कह सकता हूं कि जो स्टेक होल्डर है, आज जो चिरंजीवी योजना है उसमें 60% क्लेम प्राइवेट निजी हॉस्पिटल के हैं। निजी हॉस्पिटल आज लगातार तीसरे दिन बंद है। राजस्थान के अंदर 22,000 आईसीयू के बेड हैं सघन चिकित्सा के, उसमें अधिकांश समय पर 15,000 से ज़्यादा लोग भर्ती रहते हैं। आज लोगों उनका जीवन संकट में है। सरकार वार्ता नहीं करना चाहती।
और इसलिए अराजकता का माहौल बना हुआ है। आज 1 महीने 2 दिन के बाद पहली बार 800 कोर्ट खुले हैं। जिस एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का वादा जन घोषणा पत्र में किया, सरकार ने उसको किया नहीं, और सरकार तब करती है जब दबाव पड़ता है। जितने जिलों का गठन है, मेरा सरकार पर आरोप है, जिस भी मंत्री ने या जिस भी विधायक ने ये धमकी दी कि मैं त्यागपत्र दे दूंगा, उसका जिला बना। और उसी कारण से आज कांग्रेस के आधा दर्जन से ज्यादा विधायकों ने मुख्यमंत्री जी को अलग अलग समय में चेतावनी दी है। अंतर्द्वंद में फंसी हुई सरकार, और इस सरकार का असली चेहरा तब सामने आ गया। ईआरसीपी के नाम पर मुख्यमंत्री जी ने कई सम्मेलन किए, और सदन के अंदर राज्यपाल के अभिभाषण में उनके मुख से कहला दिया कि हम ईआरसीपी का प्रोजेक्ट पूरा तो करेंगे, पर 2051 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे। ये इनकी कथनी और करनी के अंतर को दिखाता है। ईआरसीपी में पिछली बार इन्होंने 9,600 करोड़ की घोषणाएं की थी, और अब तक उसमें से 1,200 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। यानी सवजबाग दिखाकर अपने वोटों को लूटने की कोशिश कर रहे हैं। इसी सरकार ने जवाबदेह कानून लाने का वादा किया था, सत्र पूरा निकल गया, जवाबदेह कानून नहीं आया। फार्मर डेट रिलीफ एक्ट बजटीय घोषणा थी, किसानों की जो जमीन नीलाम हो गई। विधानसभा में सरकार ने स्वीकार किया कि 3,80,000 करोड़ 3,80,000 किसानों के 6,000 करोड़ से ज्यादा के राशि बकाया होने के कारण से जो नेशनल बैंक और शेड्यूल बैंक है, उनके किसानों को के खाते एनपीए हो गए। सरकार खुद स्वीकार कर रही है, पर सरकार कह रही है वन टाइम सेटलमेंट के लिए 90% पैसा बैंक दे, 10% पैसा हम देने को तैयार हैं। तो इस सरकार को वो किसान पूछ रहा है जिसकी जमीन नीलाम हो रही है, और जिसको सरकार ने इस फार्मर डेट रिलीफ डेट एक्ट के माध्यम से ये कहने की कोशिश की कि जमीन नीलाम नहीं होगी, वो किसान की जमीन को रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि रोडा एक्ट में प्रावधान किया है, सेक्शन 14 में 1974 का एक्ट है कि अगर किसान डिफॉल्टर होता है, उसका खाता एनपीए होता है और उसकी जमीन मॉर्गेज है, तो उसकी जमीन नीलाम होगी। इसलिए इस सरकार की कितनी और करनी में बड़ा अंतर है। और एक दूसरा, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अब पूरे देश में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करनी पड़ेगी। ओल्ड पेंशन स्कीम के हम विरोधी नहीं है, पर मुख्यमंत्री जी ने एक फैसला किया था कि जो 42,000 करोड़ रुपया जो कर्मचारियों के अंशदान और सरकार के अंशदान का पीएफआरडीए फंड के अंदर पड़ा है, जिसके लिए केंद्र सरकार ने कह दिया ये पैसा जो पीएफआरडीए एक्ट बना है 2015 का 2013 का, जिसके रूल 2015 में बने हैं, उसके अनुसार रिफंडेबल नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने जीपीएफ सिस्टम लागू करने की घोषणा की थी, और ये मंत्रिमंडल की बैठक में कहा था कि हम पूरा पैसा जीपीएफ में डालेंगे ताकि न्यू पेंशन स्कीम की तरह कर्मचारी अपना पैसा इसमें जरूरत पर विड्रॉ कर सके। 25% पैसा कभी भी अपना दिए पैसा का विड्रॉ कर सकता है। आज एक पैसा भी उसको कर्मचारी को नहीं मिल रहा है। सरकार को चाहिए कि सरकार की वित्तीय हालत चाहे कैसी भी हो, सरकार ने जब ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की है तो जीपीएफ के अंदर ये पैसा अपने स्वयं के संसाधनों से सरकार डाले। ये भी मैं निवेदन करना चाहूँगा। और ये पहली सरकार है, इस बार सीएजी की जो रिपोर्ट आई है, सीएजी की रिपोर्ट में ये कहा है कि ये सरकार 143 दिन ओडी में गई है। सरकार की माली हालत बहुत खराब है। सरकार कोई भी किसी भी हालत में अपने की हुई घोषणाओं को पूरा नहीं कर पाएगी। और सरकार ने अभी इसी में 5 पंचायत समितियों के घोषणा की है, नारायणपुर, सिद्धमुख, हादा और नारायणपुर, बांसुर, सिद्धमुख, चूरू और हादा बीकानेर, इन 4 को किया है। ये नियम बने हुए पंचायत राज एक्ट के, उसके अनुसार जब तक 1 महीने का नोटिफिकेशन नहीं हो और कलेक्टर उसमें ऑब्जेक्शन इनवाइट नहीं कर ले, तब तक ना तो नई पंचायत बन सकती ना पंचायत समिति बन सकती। और इसी प्रकार जो मैंने कहा लैंड रेवेन्यू एक्ट में जब तक जिले की सीमाएं निर्धारित नहीं हो, नए जिलों की घोषणा नहीं की जा सकती। इन सबको धत्ता बताकर इस प्रकार का काम कर रहे हैं, ये सरकार के गले की फांस बनेगी। हम इन सारे मुद्दों सहित अनेक मुद्दों को लेकर, कानून व्यवस्था के मुद्दों को लेकर
हम जनता के बीच में जाएंगे। हाँ, अब भारतीय जनता पार्टी ने अब सदन और सड़क दोनों की लड़ाई प्रारंभ कर रखी है। हम 16 मार्च से हमारा चालू हुआ था, अब 27 तारीख को जैसलमेर में, 26 तारीख को बाना और 21 तारीख को इस महीने में अलवर में तीनों जिला कलेक्ट्रेट का हजारों लोगों के साथ हम घेराव करेंगे। इसके बाद आगे के कार्यक्रम बनेंगे और अब भारतीय जनता पार्टी इस सरकार को निपटने के लिए जन संघर्ष करने का आज ऐलान करती है नए साल पर। और अब चुनाव तक हमारा ये संघर्ष किसी न किसी जिले में, राजस्थान के किसी न किसी भाग में जारी रहेगा और हम इस सरकार को घुटने टिकाएंगे। और सरकार अब कांग्रेस अपनी सबसे बड़ी हार की ओर बढ़ चुकी है। सरकार की बड़ी हार होगी। मोटे तौर पर मुझे इतना ही निवेदन करना था। अब भजनलाल जी से कहूंगा कुछ कार्यक्रम आपको और बता देंगे, उसके बाद कोई सवाल होगा तो आप निश्चित तौर पर मुझसे पूछिए। हमारा जो जन आक्रोश जिला घेराव है उसकी लगभग सभी तारीखें हमारी आ चुकी हैं, क्योंकि हमारा 15 मार्च से लेकर के 5 अप्रैल तक कार्यक्रम था। अभी हमारा भरतपुर का कार्यक्रम हमारा हुआ है। अभी 27 को, जैसा कि भाई साहब ने बताया, 27 को हमारा जैसलमेर में है और प्रतापगढ़ में है, 26 को बारा में है, अलवर का 31 है और इसके अलावा 2 तारीख से लगातार हमारे ये कार्यक्रम हर जिले में होने वाले हैं। कहीं थोड़ी सी परेशानी है कि वहाँ की स्थिति, तो उसको 1-2 दिन हम आगे पीछे भी हम कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से सरकार की स्थिति है, वहाँ के लोकल मुद्दों को लेकर के जनता में आक्रोश है। निश्चित रूप से आप देख रहे हैं कि जहाँ भी कार्यक्रम हो रहे हैं, बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम भरतपुर का भी हुआ है। एक सबसे बड़ी बात यह है कि ये इसके मंत्री और मुख्यमंत्री एक कोरी वाहवाही के लिए ज्यादा लूट रहे हैं। इन्होंने जिस तरह से संघ के हमारे जो ऐसी संस्था है देश हित की, समाज की में काम करने वाली, उस पर इन्होंने आरोप लगाए। और आपने देखा होगा संघ के हमारे प्रांत प्रचारक जी का जो अभी जो FIR रद्द करने का जो आया है और इसमें जो रद्द किया है, इस कांग्रेस सरकार के मुंह पर तमाचा है। किस तरह से इन्होंने षड्यंत्र करके और इन्होंने जिस तरह से काम किया है, और वो आदमी इसको कह रहे हैं जिनकी सभा में मुख्यमंत्री जी के सामने शिक्षक इस बात को कह रहे हैं कि हाँ ये पैसे से हमारा काम होता है, वो डोटासरा इस विषय पर बोलते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि ये सरकार ही नहीं, इसमें बैठे हुए सभी जिस भ्रष्टाचार से काम कर रहे हैं उनको ये हमारी जन घेराव यात्रा के माध्यम से जो जिले में चलेगा, इनको जवाब देने वाले हैं। और ये कार्यक्रम लगातार हमारे चलने वाले हैं और इसमें प्रदेश के प्रमुख नेता इस कार्यक्रम में जाने वाले हैं। कोई सवाल? मुख्यमंत्री आरोप लगा रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके चुनाव हराती है हमको बीजेपी। देखिए, PFI इस देश में मात्र PFI संगठन को जिसने अनुमति दी रैली की, वो कोटा में मुख्यमंत्री जी ने दी। अभी NIA ने पूरे देश के अंदर PFI की गतिविधियों पर छापे डाले और उनके पास राष्ट्र विरोधी दस्तावेज से लेकर सामरिक जो सूचनाएं हैं उनको भी दूसरे देश को पहुंचाने का आरोप प्रमाणित हो गए। ऐसे संगठन को प्रतिशत देने वाले मुख्यमंत्री जी किस आधार पर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हैं? ये उनका आरोप बेबुनियाद है। मैं ये एक बात और कहकर बात समाप्त करना चाहूँगा। इस बार के बजट में जितनी भी घोषणा की गई है, हम मांग करते हैं कि सरकार अपने पहले 4 बजट की घोषणाओं पर श्वेत पत्र जारी करे, क्योंकि सरकार की 50% से ज़्यादा घोषणाएं अधर में लटकी है। सरकार की हालत अभी CAG की जो रिपोर्ट आई उसके पेज 7 में ये सरकार का पैसा खर्च कहाँ होता है परसेंटेज में बताया है। 19.50 पैसे जितना सरकार का कुल रेवेन्यू रिसिप्ट है, टोटल केंद्र सहायता, राज्य केंद्रीय करों में हिस्सा सब मिला के, नॉन टैक्स रेवेन्यू सब में 19.50% पैसा वेतन भुगतान में खर्च होता है। 19.31% पैसा ऋण का पुनर्भुगतान में खर्च होता है। 9.67% पैसा ब्याज की अदायगी में खर्च होता है, ब्याज देने वाले, और 8.4 पैसा पेंशन में। यानी वेतन, ऋण का पुनर्भुगतान,
ब्याज और पेंशन 56.5% पैसा सरकार का इसमें खर्च होता है। और उसके अलावा सरकार की जो सब्सिडी है अलग सरकार ने घोषणा कर रखी है वो 17% अलग है। तो कुल मिला के ये सरकार एक भी अपने बजटीय काम को अमली जामा नहीं पहना पाएगी, ये मेरा सरकार पर आरोप है। कांग्रेस के आईटी सेल से एक ट्विटर हैंडल से एक फोटो ट्वीट हुई है राहुल गांधी की। उन्होंने लिखा है सावरकर समझाकर नाम राहुल गांधी, यानी सावरकर की तुलना राहुल गांधी से। इस पर अब इनकी मजबूरियां हैं। पहले हिंदू की अलग अलग तरीके से व्याख्या करने वाले लोग अब हिंदू धर्म की बात भी करते हैं, मंदिर जाने की बात भी करते हैं। सावरकर जी को जिन्होंने अपनी जिंदगी दे दी, पानी पी पकर गाली देने वाले लोग अब अपने ही को खुद को सावरकर बनाकर सावरकर जी का अपमान कर रहे हैं। राहुल गांधी जी की वीर सावरकर से तुलना सावरकर का अपमान है। घोषणाएं आप जेलों की लगातार मुख्यमंत्री घोषणाएं कर रहे हैं, आज फिर 4 नई घोषणाएं कर दी, आप कैसे रोक पाएंगे कि उनको? देखिए, मुख्यमंत्री जी के पास जो बिना हड्डी की जबान है उससे कितनी घोषणा करे उस पर तो मैं कुछ रोक नहीं पाऊंगा, क्योंकि गाल बजाना उनकी पुरानी आदत रही है। पर वो अपनी घोषणा और घोषणा में जब गले का फांस बनती है तो ईआरसीपी की तरह 2051 तक की बात कर रहे हैं। इन्हीं मुख्यमंत्री जी ने रिफाइनरी के लिए कहा था ना अक्टूबर में पूरी कर दूंगा, रिफाइनरी तो नहीं की। आज इनकी 70% घोषणाएं कपोल कल्पित इसीलिए है। देखिए, आप अगर विधानसभा में शायद आप नहीं थे, जितना विरोध तर्कों के आधार पर हमने किया, मुझे पता है नगर पालिका अधिनियम 1994 के सेक्शन 39 की डी के बाद ई इंसर्ट कर रहे हैं वो, और मैंने तब भी कहा था कि ये अधिकार लेने के पीछे आपका हेतु सिर्फ एक ही है कि संविधान के उस 73वें 74वें संशोधन का अपमान करके आप चुने हुए प्रतिनिधि को हटाना चाहते हैं। सरकार इसी के लिए लेकर आई है, ब्रूटल मेजोरिटी है, मेजोरिटी के आधार पर उन्होंने पारित करा दिया। संवैधानिक संस्थाएं चाहे पंचायत राज हो चाहे नगरीय संस्था हो, उनके साथ जिस प्रकार का खिलवाड़ इस सरकार ने अपने कार्यकाल में किया है कभी नहीं किया। ये वो सरकार है जो बिजली की कमी पैदा इसलिए करती है कि निजी विद्युत कंपनियों से महंगी बिजली खरीदकर इसको संस्थागत भ्रष्टाचार करना है। ये वो सरकार है जो कोयले की कमी इसलिए करती हैं कि जिन अडानी जी के नाम पर ये हमें कोसते हैं, उन अडानी जी को का सिंगल टेंडर 10,40,000 करोड़ का वो पास करके अब तक का सर्वाधिक महंगा कोयला खरीदते हैं। ये संस्थागत भ्रष्टाचार में माहिर सरकार है। देखिए, बीजेपी ने जब जब जिलों की घोषणा की, जनमत संग्रहण करके की, जनप्रतिनिधियों से बात करके की। आयोग जो भी बना उसने विधिवत नोटिस देकर ये कहकर कि ये इतने जिलों के प्रस्ताव आए हैं, आप अपनी बात कहें। ये पहला मौका है। मुख्यमंत्री जी सदन में प्रवेश कर रहे थे, दूदू वाले एमएलए ने कान में कुछ कहा, दूदू जिला बन गया। हमारी समझ के परे की बात है। आज जिस जगह पर ग्राम विकास अधिकारी बैठ रहा है, खेड़ली और दूदू दोनों जगह पर, वहां जिला कलेक्टर अचानक पहुंच जाएंगे। आज तक मैंने सुना है, स्नेह जिलों को आगे बढ़ते सुना है। ग्राम पंचायत से मैंने तहसील बनता सुना है, तहसील से मैंने उपखंड बनते सुना है, उपखंड से मैंने अतिरिक्त मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट वहां बैठे सुना है। सीधा इस प्रकार की छलांग पहली बार सुनी है। आप बताएंगे, डीडवाना और कुचामन में दोनों जगह गया। अभी डीडवाना के लोग एक जगह मिले, उन्होंने कहा कि हमारा जिला मुख्यालय बनेगा, हमारे कलेक्ट्रेट का ऑफिस यहाँ बनेगा। आगे मैं कुचामन गया, मैं लोकेंद्र कालवी साहब के बैठने जा रहा था। कुचामन के लोगों ने कहा कि जिला हमारा कुचामन बनेगा क्योंकि हमारे विधायक मुख्यमंत्री जी के सबसे नजदीक है, और वो कह रहे हैं कलेक्ट्रेट यहाँ बनेगी। आप बताइए, 45 किलोमीटर में कभी कलेक्ट्रेट बनेगी दोनों के बीच में?
ये बहरोड और कोटपुतली जिंदगी में किसी ने सुना हो? देश के अंदर किसी जगह ये सुना हो आपने कि ये जिला मुख्यालय में जिला मुख्यालय का नाम 2 जगह हो? आपने कभी सुना हो? मुंबई को 2 जगह होते देखा आपने और किसी लखनऊ को 2 जगह होते देखा आपने? पर एक बड़े शहर को जिसको देखने के लिए दुनिया के पर्यटक आते हैं, अब कोई पर्यटक पूछेगा सवाल जनरल नॉलेज में कि राजस्थान की राजधानी कहाँ है, तो जयपुर उत्तर बताएंगे, जयपुर दक्षिण, कौन सा जिला बताएंगे? बताओ, कल के हमारे बच्चे क्या जवाब देंगे? मारवाड़ जो जिसका ऐतिहासिक विरासत है, उस मारवाड़ के बारे में पूछेंगे भाई आप बताए कि मारवाड़ के अंदर चौखुंठी राज जो था जिसको कहते थे वो कहाँ था, किस जगह कहेंगे? हमारे इतिहासकार क्या जवाब देंगे? ये जो मजाक किया है इसको मैं बहुत फुअड़ मजाक मानता हूं। राजस्थान के राजस्व नियमों का तो खिलवाड़ किया ही है, पर यह सिर्फ अपने भयक्रांत मुख्यमंत्री जी ने अपने भय को दूर करने के लिए किया है। निश्चित तौर पर हमारी पार्टी आएगी। हम प्रशासनिक दृष्टि से बेहतर काम क्या हो सकता है जनप्रतिनिधियों से राय करके उसके बाद करेंगे, हम बंदरबाट नहीं करेंगे। अब आप बताइए, पढ़े लिखे इंसान हो, आप पंचायत समिति एकाएक को घोषणा कर दी। पहले ग्राम पंचायतों का गठन हुआ था, पंचायत राज अधिनियम के 101 पैरा के अंदर कलेक्टर नोटिफाई करता है कि नई ग्राम पंचायतों में इतनी जनसंख्या के आधार पर, इस बार 3500 थी, आपके प्रस्ताव आमंत्रित है। प्रस्ताव के बाद में दोबारा नोटिफाइड होते हैं, ये प्रस्ताव हमें मिले हैं, और उसके बाद फिर सुनवाई करके फाइनल करते हैं। ये तो मुख्यमंत्री जी के पिटारे से पंचायत समितियां, जिला परिषद ओले गिरे, उससे ज्यादा जिले गिर गए आकर। हम समय काल परिस्थितियों के अनुसार उचित समय पर उचित निर्णय करेंगे। हम अभी आपने बोला कि डॉक्टरों का जो आरटीएस को लेके विरोध चल रहा है, प्राइवेट अस्पताल सब बंद है, चिरंजीवी में 60% क्लेम है, वो प्राइवेट अस्पतालों में उतर रहे हैं, लेकिन बीजेपी अब तक कहती रही है कि चिरंजीवी योजना में इलाज नहीं कर रहे प्राइवेट अस्पताल। अब आप कह रहे हैं 60% इलाज हो रहा है वहां पे। देखिए, बीजेपी ने कभी ये नहीं कहा कि चिरंजीवी योजना में क्या हो रहा है, पर बीजेपी ये कहती है कि चिरंजीवी योजना के कार्ड धारक के साथ 2वीं दर्जे का व्यवहार हो रहा है, और ये तो स्वास्थ्य मंत्री ने खुद ने कहा है। और आप मेरे को ये बताइए, कभी आपने ये इस हालत को देखा? रेजिडेंट डॉक्टर नहीं है। आप में से मेरे परिवार में कोई आदमी भर्ती हो, उसकी क्या हालात रही होगी वहां। सरकार 2 बार लाठीचार्ज पर, मैंने सदन में कहा बात करो, कल ये बात करने आए और उन्होंने कहा बताइए, और वो अपनी बात कहें एसोसिएशन से पहले कहिए, ये भूल जाइए कि ये राइट टू हेल्थ कानून नहीं आएगा, ये आएगा, आपको मर्जी जो करो, उठ के वापस आ जाइए। निश्चित तौर पर जो रियायती दरों पर जमीन दी जाती है तो एक एमओयू साइन होता है। दुर्भाग्य ये रहा कि सरकारों के अंदर एमओयू की शर्तों के अनुसार एक निश्चित प्रतिशत गरीबों का मुफ्त इलाज का है। देखिए, अगर हम ये सोचें कि कोई भी बड़ा हॉस्पिटल आए वो पूरा का पूरा मुफ्त इलाज कर दे, ये संभव नहीं। आज जितने भी बड़े प्राइवेट चिकित्सालय है, इनके अंदर सरमाएदार लोग भी इलाज कराने के लिए जाते हैं, तो वो तो हमारे छोटे हॉस्पिटलों पर भार कम करते हैं, पर जो प्रतिशत तय किया जाता है उतना भी इलाज नहीं होता। ये दुखदायी बात है। ऐसे मैंने विधानसभा में यही कहा था, इस प्रकार के हॉस्पिटल को आप राइट टू हेल्थ के दायरे में सबसे पहले लेकर आओ। अगर सरकार राइट टू हेल्थ के जरिए ऐसे अस्पतालों पर नकेल कसने की कोशिश कर रही है, तो आप सरकार से सहमत है क्या? निश्चित तौर पर जो काम जन कल्याण का होगा, हम विरोध के नाम पर विरोध करने वाले लोग नहीं है। हम राइट ऑफ हेल्थ के बुनियादी सवाल पर विरोध नहीं कर रहे, पर राइट ऑफ हेल्थ जिस प्रकार लाया जा रहा है आज की तारीख में, आप मुझे एक जिला मुख्यालय बता दो, उनके 80 ट्रॉमा सेंटर है जहां एक्सीडेंट के बाद जा सकता है। एक ट्रॉमा सेंटर के अंदर 3 फैकल्टी अगर मुझे बता दो तो मैं त्याग पत्र तक दे दूं। सारे बंद पड़े हैं। कोरोना काल में ऐसे कई अस्पताल हैं जिन्होंने लूट मचाई है। देखिए, कोरोना काल में हमने 2 अनुभव किए। हमने इस धरती के भगवान को लूटते भी देखा, इस धरती के भगवान को जिंदगी बचाते भी देखा। उन कोविड के सहायकों ने जितना काम किया, जिनकी नौकरी सरकार खा गई, सबसे ज्यादा उन्होंने। आज इस कोरोना काल के अंदर राजस्थान के अंदर
13 चिकित्सकों ने अपने जिंदगी खोई है, तो उन्होंने कुछ ने सेवा की है ना। सर, सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि चिरंजीवी योजना को सही ढंग से अस्पताल लागू नहीं कर रहे थे, यह भी उसे लागू कर, इसी कारण राइट टू बिल, हेल्थ बिल लाने। अगर चिरंजीवी योजना कारगर नहीं है सर? अगर स्वास्थ्य मंत्री जी का खुद ही कह रहे हैं कि लागू नहीं कर रहे, तो कारगर कहाँ है? स्वास्थ्य मंत्री जी खुद ही इस बात को मानते हैं। देखिए, चिरंजीव योजना का जो पैकेज है और जो हॉस्पिटल का पैकेज है, दोनों में दर समान है। अब चिरंजीव योजना का हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर का वेतन सरकार देती है, वहाँ का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार का है, वहाँ के इक्विपमेंट सरकार के हैं, और प्राइवेट हॉस्पिटल ने जमीन खरीदी कमर्शियल रेट पर, इक्विपमेंट खुद के हैं और लोगों को तनख्वाह देता है। दोनों में कुछ अंतर तो इनको रखना ही चाहिए बुनियादी तौर पर। इसीलिए आप देख रहे हैं कि इस चिरंजीव योजना के नाम पर भ्रष्टाचार भी हो रहा है, हेराफेरी भी हो रही है, जो नहीं होनी चाहिए। राठौर जी, अगर आप आरटीएच से मूल तौर पर सहमत हैं, तो अगर जो निजी अस्पतालों के डॉक्टर्स अभी भी हड़ताल पे हैं, तो उनको वापस काम पे लाने के लिए क्या सरकार को रासुका लागू करना चाहिए? मैं समझता हूं कि सरकार रासुका लागू करके एक इस प्रकार का गुनाह कर देगी, रासुका के नीचे कई जिंदगियां और दफन हो जाएगी। आज अगर हॉस्पिटल 1 घंटे भी बंद रहते हैं तो कई जिंदगियां दम तोड़ जाती है। सरकार को संवेदनशीलता से बात करनी चाहिए। ये सबसे प्रबुद्ध और पढ़ा लिखा वर्ग है। मैंने कभी नहीं देखा, बड़ी से बड़ी बात हुई होगी कि इन पर, इन सफेद कोट पहनने वालों पर लाठीचार्ज कोई करे, इनसे वार्ता नहीं करके हठधर्मी। और ये वही लोग हैं जब वीरंगनाएं आती है अपनी बात को कहने के लिए, उनकी चोटी पकड़ के घसीटा जाता है, वही अधिकारी है। और ये अधिकारी अपने स्टार को लगाकर इन प्रबुद्ध वर्गों पर के साथ मारपीट करके अपने आप को बड़ा आदमी समझते हैं। मैं इसकी निंदा करता हूं, बुनियादी तौर पर निंदा करता हूं। सरकार को चाहिए कि तुरंत उनसे बात करें, स्टेक होल्डर हैं वो, उनकी क्या क्या समस्या, आशंकाएं क्या है। मैंने उनको, हमारा क्या विरोध था, मैंने कहा 50 बेड से कम किसी प्रकार की स्पेशलिटी होती नहीं है। आप एक आई सर्जन के पास, आंखों के डॉक्टर के पास या एमबीबीएस के पास अगर ट्रॉमा का उम्मीदवार एक्सीडेंट का केस आ जाएगा जो मल्टीपल इंजरी के लिए हुए हैं, तो वो उसको ट्रीट नहीं कर पाएगा और वो कहेगा मेरे पास राइट है ट्रीट करनी, तेरे खिलाफ मुकदमा करूंगा मैं। तो ये बुनियादी बातें हैं, वो भी नहीं मानी। वो कह रहे रूल्स में लेके आएंगे। हम तो कल बहिर्गमन करने के लिए खड़े हुए, तब उन्होंने कहा आपकी सारी बातें मान रहे हैं, रूल्स में लेकर आएंगे। जब सदन में ये बात कही जाती है तो हमने विश्वास किया। पर अगर सरकार डॉक्टरों के साथ, चिकित्सकों के साथ अन्याय करेगी तो भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी होगी और सरकार की ईंट सीट बजा देगी। अभी 2 घंटे पहले मुख्यमंत्री ने कहा है कि डॉक्टर हड़ताल पर है, पर वो आ जाएंगे। आ जाएंगे, हम भी स्वागत करते हैं। हम इसमें कोई राजनीति नहीं करना। तुरंत अगर डॉक्टरों की स्ट्राइक टूटती है तो हम इससे बड़े खुश हैं। डॉक्टरों से अपील भी करते हैं कि जिंदगी से, लोगों की जिंदगी संकट में है, इसलिए उनको बड़ा मन रखते हुए इलाज चालू रखना चाहिए।